बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 3 लखनवी अंदाज। आपके कक्षा 10वीं की हिंदी में क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दो पुस्तकें हैं। क्षितिज भाग 1 आपने और कृतिका भाग 1 आपने कक्षा 9वीं में पढ़ ली थी। अब भाग 2 10वीं में है और ये दोनों नई पुस्तकें हैं जो कि आपके एमपी बोर्ड में नई आई है। और इसका जो पाठ 3 है गद्य खंड का लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग है, यह आज हम पढ़ेंगे। और इसके लेखक है यशपाल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। पैसेंजर ट्रेन जो थी वह चल पड़ने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि वह मुख्य केंद्र से मतलब जिस शहर में थी वहां से बाहर जा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक वैसे तो सेकंड क्लास में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि दाम अधिक लगता है, लेकिन तो भी उन्होंने किस लिए लिया? क्योंकि वो प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते थे और एकांत में रहकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक का जैसा अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, वो वैसा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो उस डिब्बे में एक नवाब बैठे थे जो कि सज्जन व्यक्ति थे और पालथी लगाकर आराम से बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उनके सामने 2 खीरे मतलब खीरा ककड़ी सामने रखी थी। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक जिस डिब्बे में चढ़े थे वहां पर एक नवाब बैठे थे पहले से ही, और लेखक के आने से वह असंतोष दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो नवाब साहब जो थे लेखक को देखकर उत्साहित नहीं हुए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? तो नवाब साहब यहाँ सेकंड क्लास बर्थ में यात्रा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपने सामने खीरे रखे हैं, तो किस कारण से रखे इस बारे में लेखक विचार करने लगे, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है वो खाली बैठे कल्पना करते रहते हैं। तो नवाब साहब की असुविधा और उनके संकोच के बारे में वो विचार कर रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो नवाब साहब तो थोड़ी देर गाड़ी के बाहर ही देखते रहे। उन्होंने लेखक को देखकर कोई कुछ भी नहीं किया। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? और अचानक से नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज मतलब उनका अभिवादन किया और कहा खीरे का शौक फरमाएंगे मतलब क्या आप भी खीरा खाओगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो नवाब साहब का भाव एकदम से परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसके पहले तो लेखक की ओर देख भी नहीं रहे थे और अचानक से उन्होंने उनका आदाब अर्ज मतलब अभिवादन किया और खीरे का शौक फरमाएंगे ऐसा कहा। तो यह लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो गुमान मतलब घमंड, शराफत का गुमान मतलब सज्जनता का घमंड दिखाने के लिए ही वह लेखक को भी एक मामूली व्यक्ति की तरह उसमें शामिल कर रहे हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए। तो नवाब साहब ने लेखक को कहा था आदाब अर्ज और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे ये कहा था। लेखक ने इसका जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए, शुक्रिया आप ही खाएं या आप ही इस शौक को पूरा करें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया।
जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो नवाब साहब ने लेखक से पूछने के बाद खिड़की के बाहर देखा और फिर खीरों को उन्होंने काटना शुरू किया। पोछा, उन्होंने तौलिए से धोया, पोछा और उसके बाद उन्हें बिल्कुल करीने से उनको काटा, उनको गोदा, जैसे कि खीरा ककड़ी को काटते हैं। पूरी प्रक्रिया करी और उन्हें तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वो खीरे के साथ साथ लाल मिर्च की पुड़िया और नमक मिला और जीरा मिला नमक भी साथ में देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी पुरक दी, मतलब छीट दी। नवाब साहब ने खीरे पे जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची भी बुरक दी, मतलब छीट दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो जो प्रक्रिया कर रहे थे और उससे उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरा खाने के लिए बहुत अधिक उत्साही थे। उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से कहा कि आप शौक कीजिए, मतलब आप भी खीरा खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने फिर जवाब दे दिया कि इस वक्त मुझे तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस समय इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमजोर है, मतलब पेट भी या आमाशय भी कमजोर है। किबला शौक फरमाए, आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्ची के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। तो नवाब साहब ने ऐसा पूछने के बाद फिर खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर फिर एक निश्वास सांस छोड़ी। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने इस प्रकार खीरे की फाकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो नवाब साहब इस प्रकार से अपने रईसी दिखा रहे थे लेखक को। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो नवाब साहब इस प्रकार खीरे की तैयारी करी। उन्होंने खीरे की पूरी तैयारी करी थी, उन्हें अच्छे से काटा था, उन पर नमक और मिर्च लगाई थी और उसके बाद उन्होंने उनसे सूंघ कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि लेखक ने मना कर दिया था कि मैं खीरा नहीं खाना चाहता और वह अपनी रईसी दिखाना चाहते थे। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि यह दिखा रहे थे, क्योंकि लेखक यह बता रहे हैं कि जो नवाब साहब है वो इससे अपनी खानदानी तहजीब दिखा रहे थे, अपनी नफासत और नजाकत दिखा रहे थे कि हम खानदानी रईस है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो लेखक है वो व्यंग कर रहे हैं कि खीरे का इस्तेमाल का यह तरीका, जिससे कि उनकी सुगंध और स्वाद से ही उनको संतुष्टि हो गई थी नवाब साहब को, यह एक बिल्कुल विशिष्ट तरीका है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती, लेकिन क्या इस तरीके से पेट भर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने डकार ली इस तरह से कि उनका पेट पूरा भरा हुआ है और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया,
खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील मतलब अच्छे से पचता नहीं है वो, और वो पेट पर बोझ भी डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु मतलब मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई और मुझे पता चला कि नई कहानी के लेखक है जो कि नवाब साहब है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि केवल खीरे की सुगंध और स्वाद से क्या पेट भर सकता है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना विचार के, बिना किसी घटना के और पात्रों के लेखक की केवल इच्छा मात्र से नई कहानी भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर एक प्रकार से व्यंग किया गया है। व्यंग है रईस लोगों के ऊपर जो केवल अपनी शान और शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।